जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी इस समय देश में देख रहे हैं कि यूजीसी के गाइडलाइन आने के बाद हमारे देश में जो सोसाइटी है उसमें 2 वर्गों में विभाजित हो गए हैं, जिसमें से एक पक्ष जो है यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध कर रहा है और एक और पक्ष है जो यूजीसी के इस गाइडलाइन को समर्थन दे रहा है। तो मैं सौरभ अनिरुद्ध आप सभी के सामने इस यूजीसी के जो नए गाइडलाइन है इसको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जो यूजीसी की नए गाइडलाइन आए थे द गजेट ऑफ इंडिया में, इसको हम जो है अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला सेक्शन आता है तो उसमें तो सिर्फ उसके संक्षिप्त नाम और उसके प्रारंभ की बात करता है, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है जिसमें उद्देश्य की बात किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन का संवर्धन करना है। तो इसके जब हम इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के साथ-साथ इसमें ईडब्ल्यूएस के लोगों की भी बात किया गया है, ना कि मतलब सिर्फ कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं, उनको उनको भी इस गाइडलाइन के अंतर्गत रखा गया है और बाकी दिव्यांगों को भी रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 3 में जिसमें जो है परिभाषाएँ दी गई हैं इसमें। तो इसमें से कुछ ऐसे परिभाषाएँ हैं, जैसे पहला है पीड़ित व्यक्ति, मतलब एक है पीड़ित व्यक्ति। इसमें पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? इसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है, तो पीड़ित व्यक्ति वो होगा। फिर इसमें एक और परिभाषा दी गई कि जात आधारित भेदभाव। इसमें बताया कि जात आधारित भेदभाव होता क्या है? तो इसमें फिर हम देखेंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। जैसा कि मतलब जो पहले इसमें सिर्फ एससी और एसटी की बात किया गया था, लेकिन इस जो नए गाइडलाइन आए हैं यूजीसी के, इसमें ओबीसी को भी ऐड किया गया है। फिर इसमें एक परिभाषा दिया गया कि भेदभाव का, भेदभाव होता क्या है? तो इसमें बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता एवं इनमें से किसी एक आधार पर भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, जो करने का मतलब है कि जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो, वो जो है भेदभाव की परिभाषा में आएँगे। फिर इसमें समता की बात किया गया है, समता का भी डेफ़िनिशन दिया गया है। फिर समता समिति का भी डेफ़िनिशन किया गया है, जिसका जो है काफ़ी विरोध चल रहा है। समता समिति आगे हम बढ़ेंगे तो बताएँगे समता समिति क्या होता है। इसमें समता हेल्पलाइन की भी बात किया गया है और समान अवसर केंद्र की भी इसमें परिभाषा बताया गया कि क्या होता है समान अवसर केंद्र, जिसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इन विनियमों के तहत स्थापित केंद्र हैं। फिर इसमें जब जेंडर को जो डिफ़ाइन किया गया है, इसमें पुरुष, महिला और तृतीय जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनकी भी बात किया गया है। फिर आगे इसमें लोकपाल का भी परिभाषा किया गया है। फिर आगे हितधारक छात्र, इसमें सेक्शन 3 में जो हमारे डेफ़िनिशन बताए गए हैं। अब हम आते हैं कि सेक्शन 4 में जो समता के संवर्धन का कर्तव्य बताता है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक उच्च संस्थान, इसमें बताया गया है कि मतलब जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो है भेदभाव के जो उन्मूलन है उनके कर्तव्य होगा कि वो जो कैंपस में भेदभाव हो रहे हैं जाति आधार पे, उनका जो है उन्मूलन हो और हितधारकों के बीच में समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा। और एक इसमें एक सबसे ये है कि दिव्यांगों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने, उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, नृत्य, जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना
उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरचनात्मक एवं निवारक उपाय करना है। और यह संस्थान का प्रमुख कर्तव्य होगा। इसमें बताया गया कि मतलब इन सब चीज़ों का, जैसे भेदभाव का निर्मूलन करना इत्यादि, इन सब का जो संस्थान है उनका ये प्रमुख कर्तव्य है। और फिर अभी हमने बात किया था कि समान अवसर केंद्र की परिभाषा में, तो उसमें मैंने अब 5वां जो हमारा क्लॉज आता है उसमें समान अवसर केंद्र की ही बात करता है। तो समान अवसर केंद्र में ये बताया गया है कि जो हमारे प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान है वो एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य ये होगा कि वंचित समूहों के लिए नीतियों, कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नज़र रखना है। जैसे शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन या परामर्श देना है। और परिसर में जो कैंपस है, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें ये बताया गया है कि इन विनियमों के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत और गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अभिभावक के साथ समन्वय स्थापित करेगा। फिर इसमें एक क्लास है कि जो समान अवसर केंद्र है, समान अवसर केंद्र में एक समता समिति की, जो जिसका विरोध हो रहा है समता समिति का, उसकी होगा। और जिसका गठन जो है संस्थान के प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभावी संबंधी शिकायतों की जांच की। आगे तो हम आगे देखेंगे कि समता समिति का गठन किस प्रकार होता है। तो इसमें जो संस्थान का प्रमुख होता है, जैसे वीसी हुए, और मतलब कहने का मतलब ये कि वीसी या प्रिंसिपल यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के, उसके जो प्रमुख होंगे वही इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और इसमें ये नहीं बताया गया कि वो कौन से कास्ट के होंगे या फिर कौन से धर्म या जाति के होंगे। इसमें बस ये बताया गया है कि उस समय जो वीसी होगा या फिर जो प्रमुख संस्थान का जो प्रमुख होगा वही जो इसका अध्यक्ष बनेगा। और इसमें ये बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर रहेंगे। इस समिति के जो सदस्य के रूप में 3 प्रोफेसर रहेंगे और एक कर्मचारी रहेगा, मतलब जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो शिक्षक को छोड़ के एक नॉर्मली कोई कर्मचारी होगा। ठीक है। और इसमें 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे, जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। और ऐसे 2 सदस्य भी होंगे जिन्हें व्यावसायिक अनुभव रखे होंगे। ऐसे जो मतलब नागरिक के ऐसे 2 मतलब हमारे नागरिक समाज के ऐसे 2 सदस्य होंगे जो व्यावसायिक अनुभव रखते हैं। और इसमें समान अवसर केंद्र समन्वय पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो कुल मिला के इसमें जो है, मुझे जहाँ तक जोड़ने पे आएगा तो 10 ही सदस्य इसमें आएंगे। फिर इसमें बात किया गया है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब इसमें जैसा कि हम बता दें आपको कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहा है, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जो है ये उन्हीं कैटेगरी से हो सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी दिव्यांगजन की और महिलाओं की, तो इसमें जो इनका प्रतिनिधित्व होगा उसमें ये नहीं बताया गया कि वो कौन से कास्ट का होगा वो, या फिर कौन से कैटेगरी का होगा। महिला में हो तो इसमें कोई भी महिला हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो ओबीसी की हो या फिर एससी/एसटी की हो। इसमें जनरल की भी महिला होती है। महिला अपने आप में एक अलग है, वर्ग की हो जाती हैं, पुरुषों से अलग हो जाती हैं। तो महिलाओं की इसमें कोई वो नहीं कहा गया है कि कौन से कास्ट की होंगी, कौन से धर्म की होंगी, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। और उसी प्रकार दिव्यांगजन की बात जो किया गया है, दिव्यांगजन भी किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ओबीसी एसटी के हों। ठीक है। और उनके जो प्रतिनिधित्व भी होंगे इस समिति में, वो भी जो है किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। और जो विशेष अभियंत्रण जैसे जो छात्रों का वो नामांकन के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो उनके 2 सदस्य चुने जाते हैं, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। फिर आगे इसमें बताया गया है कि समिति जो है वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होंगी और 6 महीने फिर जो मामले की कार्रवाई होगी उसकी जो है समीक्षा करेगी। फिर आगे अगर हम इसे बढ़ेंगे तो फिर उसमें हम ये देखेंगे कि हाँ, फिर उसमें ये बताया जाता है कि समान अवसर केंद्र के कुछ कार्य होंगे, बताया गया है आगे। इसमें से ये बताया गया है कि उसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान में जो है समुदाय को समग्र रूप से समता
एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना है। फिर छात्रों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच जो है समता और संवर्धन देना तथा साथ ही साथ भेदभाव की धारणा का उन्मूलन करना है। फिर आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है कि कॉलेज के कैंपस में जो है सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना है। फिर आगे मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो इनके केंद्रीय अवसर जो हैं उनके कार्य क्या-क्या हो सकते हैं। फिर इसके लिए बताया गया कि भेदभाव की किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे जो कहने का मतलब है जो अभियुक्त नहीं सॉरी कहने का जो पीड़ित पक्ष होगा, वो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है कि जिस पे वो शिकायत अपना दर्ज कर सके बिना किसी ऑफ़िस में जाए, उसको ये सुविधा दी गई है। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि प्रत्येक उच्च शिक्षक संस्थान निगरानी रखने के लिए मतलब कैंपस में निगरानी रखने के लिए और भेदभाव को रोकने के लिए अगर वो समझे मतलब कितना भी कर सकती है मतलब 1 मेंबर, 2 मेंबर या 3 मेंबर एक छोटी-सी इकाई गठित कर सकती है, जिसको इसमें बताया गया है कि इक्विटी स्क्वाड कहा गया है। और इसका काम क्या होगा, ये कैंपस में कहीं भी बैठे रहेंगे, जैसे कैंटीन में, लाइब्रेरी में या फिर जैसे जो ग्राउंड्स होते हैं, उसमें बैठ के वो निगरानी करेंगे कि कहीं छात्रों के बीच में भेदभाव तो नहीं हो रहा है या फिर जाति सूचक कोई शब्द तो नहीं बात नहीं कही जा रही है, तो इसमें ये सब चीज़ों का वो लोग निगरानी करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें फिर समता हेल्पलाइन की बात कहा गया है, जो 24/7 हावर्स जो है अवेलेबल होंगे, कभी भी कोई भी हेल्पलाइन पे अपना वो अनुरोध कर सकता है, अगर कोई दिक्कत हो तो। और फिर इसमें बताया गया है कि समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारक के लिए सुलभ होगी, जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो। और फिर आगे बताया गया कि यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अ, अनुरोध करता है, तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। देखिए कुछ मामला यहाँ पे भी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि कैसे मतलब किसी अनजान व्यक्ति या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने से जो है किसी के ऊपर ऐसे मामला कर दिया जा सकता है। इसमें उनका कहना है कि अगर कोई कर रहा है तो सामने से आके बताए कि नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है या फिर एक साइड सुन के जो है कंप्लेंट को फिर उसमें तो अनफ़ेयर होगा। तो इसमें इसीलिए शायद इसमें जो इस लाइन का भी विरोध हो रहा है। फिर आगे करेंगे, इसमें बताया गया कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, या मतलब समता लाने के लिए इसके उपाय क्या-क्या हैं? इसमें बताया गया है कि उच्च शिक्षक संस्थान होंगे, शिक्षा संस्थान होंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश के नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। वे समता को समर्थन देंगे और भेदभाव के किसी भी रूप में संलिप्त नहीं होंगे। ओके, मतलब उसमें ये जो कोई एडमिशन लेगा, उसमें पहले से ही एक उनको घोषणा पत्र करवा लिया जाएगा कि आप कैंपस में कुछ ऐसा नहीं करेंगे या फिर भेदभाव जैसा कुछ किसी से नहीं करेंगे। फिर इसमें आगे बताया गया है कि इन विनियमों एवं समता हेल्पलाइन की जानकारी उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइटों पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाएँगी। फिर आगे बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों एवं अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण नहीं होगा। तो इसमें इन सब कई चीज़ों का बताया गया है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो है किसी भी इसमें बताया गया है कि किसी भी जो है भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र हो, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएँगे। ठीक है? मतलब जैसे अगर कोई किसी घटना को बता रहा है कैंपस में कि अगर वो उजागर कर रहा है तो उसको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा मतलब कॉलेज यूजीसी की तरफ से। ठीक है? और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान संरक्षित जाएगी। अगर वो जो सूचना दे रहा है, अगर वो चाहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको गोपनीय रखा जाए, तो जो है ये कमेटी ऐसे ही करेगी। उसकी जो कहने का मतलब पहचान है, उसको गोपनीय रखा जाएगा। फिर और हम आगे देखेंगे कि भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया क्या है, ठीक है? अब इसमें ये है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर
लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र के समन्वय को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा इसमें भी देखिए बताया गया है और इसी चीज़ को लेके बहुत ही विरोध हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे हैं कि हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का भी विकल्प होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेसित अग्रेसित कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई भेदभाव हुआ है कैंपस में जो लगता है कि वो दंडनीय है, तो वो सीधे वहाँ के जो स्थानीय पुलिस होंगे उनको संबंधित पुलिस को इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और फिर इसमें बताया गया कि समता समिति जो होगी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। फिर ये भी बताया गया है कि इसके पश्चात मतलब जब जानकारी मिलती है, ऐसी सूचना मिलती है, तो 15 दिन के भीतर अपना जो है प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। मतलब जो हमारी समता समिति है, वो ये जब सूचना मिलती है किसी की भेदभाव के मामले में, तो वो 15 दिन के भीतर जो है उसकी तुरंत सूचना को करते हैं। उस पे मतलब कार्रवाई 15 दिन के अंदर उस पे जो है उनको एक प्रतिवेदन जो है देनी पड़ती है। फिर अब उसमें क्या होता है कि समता समिति के से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का जो प्रमुख है वह उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 दिन के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है, दंड विधि मतलब अगर जैसे कोई क्रिमिनल एक्ट या फिर कोई अगर क्रिमिनल एक्ट बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें जब 9th पॉइंट पे आएंगे, इसमें बताया गया है अपील, ठीक है। जैसे अगर कोई पक्ष को या फिर जैसे पीड़ित पक्ष को या फिर सामने वाला जो पक्ष है, अगर उसको ये लगता है कि मेरे साथ सही से न्याय हमको नहीं मिला है, हमको गलत न्याय मिला है, फिर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो 30 दिन के भीतर जो है 30 दिन के भीतर इसके लिए मतलब अपील करने के लिए लोकपाल के समक्ष वो अपील कर सकता है, ठीक है। और लोकपाल किसी अपील की सुनवाई के लिए, ठीक है, लोकपाल किसी अपील की सुनवाई के लिए मतलब एक एमिकस क्यूरी नियुक्ति करेंगे। मतलब ऐसा एमिकस क्यूरी मतलब कह सकते हैं कि एक आपके लिए एमिकस न्याय मित्र नियुक्ति करेंगे, ठीक है। न्याय मित्र ऐसा होता है कि जो आपको सलाह देगा या फिर आपके लिए वो लड़ेगा, ठीक है। और लोकपाल द्वारा एमिकस क्यूरी को उच्च शिक्षक संस्थान द्वारा उचित शुल्क भुगतान भी किया जाएगा। मतलब उसका जो फीस होगा वो जो है हमारा उच्च शिक्षा संस्थान ही उसको भुगतान करेगा। फिर इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटाना मतलब जो अपील होगा उसको 30 दिन के भीतर ही निपटान करने की सभी प्रयास करेंगे। और इसमें एक जो 10वीं पॉइंट है उसमें बताई गई है निगरानी की, ठीक है। निगरानी में बताया गया है कि जो है कैंपस में निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा जो उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना मांगेगा, ठीक है। वो संस्थानों के जो परिसर कैंपस है उनका दौरा करेंगे इत्यादि ऐसी बातों का इसमें जिक्र किया गया निगरानी के रूप में, ठीक है। और यूजीसी एक राष्ट्रीय अस्तरीय समिति जो है का गठन करेगी, ठीक है, जो वैधानिक व्यावसायिक परिषदों एवं आयोगों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे, ठीक। फिर इसमें ये बताएगा कि अनुपालन मतलब जो अनुपालन ना करने का परिणाम क्या है। जैसे यूजीसी का अगर गाइडलाइन कोई नहीं अनुपालन कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन ना करने की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करेगा, ठीक है। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन ना करना सिद्ध हो गया, मतलब सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने अनुपालन नहीं किया है यूजीसी के गाइडलाइन को,
तो यूजीसी क्या कर सकता है? यूजीसी ये कर सकता है कि यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर देगा। मतलब जो कैंपस या इन्वेस्टिज नहीं किए हैं, उनको जो यूजीसी की योजनाएँ हैं, उससे वंचित कर देगा। उपाधि, डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर देगा और मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा संचालित करने से वंचित किया जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 क्लॉज़ एफ एंड 12 क्लॉज़ बी के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थान की सूची से हटा दिया जाएगा। अब 2 क्लॉज़ एफ और 12 क्लॉज़ बी बी में क्या रखा गया है, इसमें कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों को फंडिंग की बात किया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये अनुपालन नहीं करेंगे, तो इनको जो है फंडिंग को इनके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के फंडिंग को रोक दिया जाएगा। तो या फिर यही कर सकता है, फिर इससे अधिक जो 3-4 बताए गए हैं, उसमें से कोई भी एक कर सकता है। तो इसमें से अभी हम आप लोगों ने ये सब देखा। देखिए, मैं इसको बताने का मतलब ये था कि मुझे जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ना कि लगभग 80% लोग जो है इस चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे अपने आप से। मतलब कहीं से भी पढ़ ले रहे हैं, कोई ट्वीट कर दे रहा है उसको पढ़ ले रहे हैं, कहीं कोई वीडियो देख ले रहा है, कहीं कुछ भी मतलब ठीक है। मतलब एक होता है कि अगर कोई चीज़ समाज में आ रही है तो इसमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको देखें, उसको खुद पढ़ें, उसको खुद समझें कि इसमें है क्या चीज़ है, ठीक है?